जिस चैप्टर पर चर्चा करेंगे वो भूगोल के आगे का चैप्टर है। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर के बारे में आपको समझा दिया गया था और आज उसके आगे के चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस आगे की चैप्टर के अंतर्गत आ जाता है भारत की जलवायु के बारे में। भारतीय जलवायु किस प्रकार से है उसके बारे में आज के चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो आइए चलते हैं इसी भारत की जलवायु के बारे में। तो जलवायु क्या है इसके बारे में समझते हैं। वायुमंडलीय जो दशाएं होती है और उस वायुमंडलीय दशाओं के कारण ही जलवायु और मौसम का परिवर्तन होते रहता है। तो इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं के जो तत्व होते हैं वो है मौसम और जलवायु। मौसम क्या है, मौसम का अर्थ क्या होता है या मौसम से आशय क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। मौसम एक अल्पकालिक प्रक्रिया है, कुछ समय तक के रहता है, 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। इस प्रकार से मौसम कुछ समय अल्पकाल के लिए, सुबह कुछ और रहेगा, दोपहर कुछ और हो जाएगा, शाम को कुछ और हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कम समय के लिए, जैसे कि सवेरे बादल छाया रहता है, फिर बादल 12 बजे हट जाता है, फिर शाम को वर्षा होने लग जाती है। तो इस प्रकार से जो अल्पकालिक जो दशाएं होती है जिसके अंतर्गत आता है आपका आर्द्रता है, तापमान है, वर्षा है, हवाएं हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय दशाएं समय समय पर परिवर्तन होते रहती है, वो मौसम कहलाता है। और दूसरा जो इसमें आ जाता है वो वायुमंडलीय दशाएं है वो जलवायु। जलवायु एक दीर्घकालिक कहा जाता है, मतलब लंबे समय के बाद में जो दिखाई देने वाली वायुमंडलीय दशाएं होती है, जैसे कि 4 वर्ष, 5 वर्ष या 30 वर्ष, इस प्रकार से जो वायुमंडलीय दशाएं उत्पन्न होती है वो जलवायु कहलाती है। दीर्घकालिक लंबे समय तक के ये वायुमंडलीय दशाएं हैं। इसके अंतर्गत भी वायु दाब है, तापमान वगैरह है, वर्षा है, आर्द्रता है, ये भी जलवायु के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मौसम और जलवायु के बीच में क्या अंतर होता है। एक अल्पकालिक होता है और एक दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं होती है। तो हमारे भारत की जलवायु तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवने इस पर निर्धारित होती है। भारत एक विभिन्नताओं का देश है और यहाँ पर विभिन्नता जो देखी जाती है उसमें चाहे वर्षा को देखें आप या भूमि को देखें, मौसम परिवर्तन होते रहता है। तो ऐसे बहुत सारी इसमें भिन्नता है, अलग अलग स्थानों में अलग अलग वर्षा, तापमान देखते हैं तो अलग अलग स्थानों में तापमान, अलग अलग तापमान में अंतर। तो हमारे भारतीय जो जलवायु एक विभिन्नता पाया जाता है इसमें। तो आइए एक सूत्र के माध्यम से हम समझते हैं कि वायुमंडलीय दशाएं के अंतर्गत तापमान को लेते हैं।
तो तापमान को किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका सूत्र है। एक औसत तापमान निकालने का क्या तरीका होता है, वो दैनिक स्तर पर, मासिक स्तर पर और वार्षिक स्तर पर। और वार्षिक के बाद में फिर वो 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस प्रकार से वर्ष के अनुसार से अलग अलग तापमान के आधार पर निकाला जाता है औसत तापमान। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सूत्र जो है दैनिक औसत तापमान निकालने के लिए क्या उसका सूत्र है। दैनिक तापमान या एक दिन का जो तापमान निकालने के लिए होता है, उसमें एक दिन का तापमान निकालने के लिए दिन का जो न्यूनतम तापमान होता है, दिन में सबसे जो कम तापमान होता है उसको, और अधिकतम जो तापमान होता है, उन दोनों को योग कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद दोनों के जोड़ के बाद में उसको 2 से भाग दिया जाता है। और फिर भाग देने के बाद में जो आता है वो औसत तापमान या एक दिन का तापमान उसको कह सकते हैं। दैनिक तापमान उसको कहा जाता है। इसी प्रकार से हम मासिक, माह के आधार पर जब तापमान, एक औसत तापमान निकाला जाता है, तो उसमें देखते हैं मासिक औसत तापमान का सूत्र क्या है। माह के प्रत्येक दिन का औसत तापमान, जैसे कि यहाँ पर औसत तापमान निकला हुआ है, तो उसमें प्रत्येक दिन का एक माह का जो औसत तापमान है उनको जोड़ दिया जाता है। सोमवार, मंगलवार, इस प्रकार से जितने पूरे 30 दिन के जो तापमान है, औसत तापमान, इनको जोड़ दिया जाता है और उसको 30 का महीना है तो 30 से उसको भाग दिया जाएगा, 31 का महीना है तो 31 से भाग दिया जाएगा, और उसके बाद ये मासिक तापमान निकल जाता है। इसके बाद में फिर आता है वार्षिक तापमान निकालने के लिए सूत्र। वार्षिक तापमान निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो यहाँ पर माह, 12 माह जो होता है, उस 12 माह के औसत तापमान को जोड़ा जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार से 12 माह का जो औसत तापमान यहाँ पर निकाला गया है उनको जोड़ा जाता है, और उसके बाद 12 माह से उसको भाग दिया जाता है। तो भाग देने के बाद में फिर वो वार्षिक या एक वर्ष का तापमान निकल आता है, एक वर्ष का औसत तापमान निकल जाता है। तो ये है तापमान, एक औसत तापमान निकालने का एक सूत्र। अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है कि दैनिक और मासिक और वार्षिक तापमान का सूत्र लिखिए। इस प्रकार से आता है, 2 नंबर 3 नंबर आता है ये लिखने के लिए, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, वो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या कौन से तत्व है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, किनके कारण है जलवायु प्रभावित होता है, उसको आइए देखते हैं हम। तो पहला, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति देखते हैं हम। तो पिछले जो चैप्टर में आपको बताया गया था एक ग्लोब के माध्यम से, उस ग्लोब में आपको समझाया गया था कि सूर्य की जो किरणें होती है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के कारण वहां पर ताप या सूर्य की जो किरणें फैलती नहीं है, और एक जगह पर ही वो केंद्रित हो जाता है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और एक जगह पर वो केंद्रित हो जाता है, इसलिए यहाँ का तापमान ज्यादा रहता है। उसी प्रकार हम जब आगे, जैसे कि कर्क रेखा की ओर हम जाते हैं,
तो वहां पर या ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाते हैं हम ग्लोब में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जब हम जाते हैं तो वहां पर सूर्य की किरणें या सूर्य ताप है वो तिरछी पड़ती है, और तिरछी पड़ने के कारण वो ज्यादा जगह पर वो अपने जो ताप को फैलाती है। भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने के कारण एक जगह पर केंद्रित होता है, लेकिन वही जो सूर्य के ताप अगर ध्रुवों की ओर जब हो जाता है तो यहाँ पर वो ताप वो फैल जाता है। कर्क रेखा हमारे भारत को दो भागों में विभाजित करता है, और इसी प्रकार इसमें हम देखते हैं तो एक कर्क रेखा, दूसरा जो है इस तरफ मकर रेखा या दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य का जो ताप है वो उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा कम दूरी पर यहाँ पर उसका सूर्य ताप है वो फैलता है। जितनी लंबी दूरी सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव में फैलता है, इस कारण यहाँ पर तापमान कम होता है, और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में तापमान अधिक रहता है। इसका कारण यही है कि सूर्य की जो किरण दक्षिणी ध्रुव में बड़ी तेजी के साथ पहुंच जाता है, और जल्दी पहुंच जाने के कारण वहां पर तापमान अधिक रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अक्षांशीय जो स्थिति है भूमध्य रेखा पर और यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र और जो दक्षिणी जो भाग है, यहाँ पर तापमान में भिन्नता दिखाई देता है। एक जगह ज्यादा तापमान, उसके बाद दूसरी जगह देखते हैं तो वही तापमान कम। तो इस प्रकार से एक अक्षांशीय स्थिति तापमान को प्रभावित करता है। दूसरा जो आ जाता है वो है धरातलीय ऊंचाई। धरातलीय ऊंचाई देखते हैं तो सूर्य की जो किरण है वो सीधे सीधे धरातल पर पड़ने के कारण वहां का जो धूल मिट्टी ये अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद में धीरे धीरे उस जो तरंगों को ऊपर उत्सर्जित करता है, और आसपास का जो क्षेत्र है वो गर्म हो जाता है। लेकिन वही जो ऊंचाई पर हम देखते हैं, ज्यों ज्यों हम सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं त्यों त्यों तापमान कम होते जाता है, वहां पर ताप कम होता है, क्योंकि ऊंचाई के स्थान पर देखते हैं तो वहां पर धूल मिट्टी के कण कुछ भी नहीं रहता, और वहां पर कोई भी तरंग तापमान का उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वो ठंडा क्षेत्र हो जाता है, वहां पर तापमान जो है कम पड़ता है। तो इस प्रकार से एक धरातल में हम देखते हैं तो तापमान अधिक, और वही ऊंचाई में देखते हैं तो तापमान में भी भिन्नता आ जाता है। तापमान जो है उसमें कम होने लग जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऊंचाई के साथ साथ 165 जो मीटर तक तापमान अधिक रहता है, उसके बाद 165 से जैसे ही हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने लगती है। तो ये भी धरातलीय जो ऊंचाई है तापमान को प्रभावित करते हैं या जलवायु प्रभावित करते हैं। तीसरा जो है समुद्र से दूरी। जलवायु को प्रभावित करने वाला और महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो है समुद्र से दूरी। जैसे हम देखते हैं तो समुद्र के तटीय क्षेत्र है, वहां पर का जलवायु सम जलवायु रहता है। सम जलवायु मतलब सर्दी और गर्मी ये दोनों समान रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं मिलता, दोनों समान रहता है। वही हम जब समुद्र से दूर जब जाते हैं, स्थल की ओर जाते हैं या समुद्र से दूरी बनाते हैं, तो वहां पर विषम जलवायु पाया जाता है। वहां पर सर्दी और गर्मी के दोनों के बीच में अंतर देखा जाता है।
तो समुद्र से दूरी, जैसे कि सागर का जो जल है वो देरी से गर्म होता है और देरी से वो ठंडा भी होता है, वही धरातली क्षेत्र जो देखते हैं जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी भी ठंडा भी हो जाता है। तो समुद्र की दूरी, सागर का जल जो है गर्म तो होता है लेकिन धीरे धीरे गर्म होता है, वही धरातल जल्दी से गर्म हो जाता है, तो इसमें भी जलवायु प्रभावित हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। वायुदाब, वायुदाब जो होता है ये हवाओं की गति का एक रूप होता है। जैसे कि जिस स्थान पर तापमान अधिक होता है वहां पर वायुदाब निम्न होता है या न्यून होता है। जिन भागों में तापमान की अधिकता होती है तो वहां पर जो क्या होता है, न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है। वही जहां पर तापमान कम होता है वहां पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर वायुदाब की जब हम बात करते हैं तो जो न्यून या न्यूनतम वायुदाब का जो क्षेत्र है वहां पर विरल नहीं के बतौर वहां पर वायु की गति होती है, और वही उच्च वायुदाब के क्षेत्र में देखते हैं तो वहां पर वायु ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से वायुदाब भी हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारण बनता है। इसके बाद आगे जो पॉइंट आता है वो है हिमालय की स्थिति। हिमालय की स्थिति भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और एशिया के जो मध्य से आने वाले ठंडी जो हवाएं होती है उसको हिमालय पर्वत रोक कर रखती है और संपूर्ण भारत में जो कड़ाके की ठंड पड़ती वो उसमें रुक जाती है। हिमालय पर्वत के बीच में आने के कारण मध्य से आने वाली जो ठंडी हवा उसको रोक लेती है और भारत को कड़ाके की ठंड से रक्षा करती है। तो हिमालय पर्वत की स्थिति ये तो एक ठंड के बारे में। इसके बाद में वही अपन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यहाँ से उठकर पवन जब जाती है तो हिमालय पर्वत से टकरा कर वो फिर से वापस आती है और हमारे संपूर्ण भारत में वर्षा करती है। सागर के जल से बंगाल की खाड़ी से वाष्प भरी हवाएं हल्की होकर उठती है और जाकर हिमालय पर्वत से टकराकर वापस आते आते गारो खासी नामक जो जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया ये तीन पहाड़ियां वहां पर आकर फंस जाती है और वहां पर अपनी संपूर्ण आर्द्रता को उस क्षेत्र में मासीन राम का जो क्षेत्र है वहां पर वो वर्षा के रूप में वो लगातार प्रवाहित कर देती है। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत एक तो ठंड से बचत करती है, दूसरा वर्षा कराने में भी सक्षम होती है। यदि हिमालय पर्वत अगर नहीं रहता तो वर्षा भी भारत में नहीं हो पाती और संपूर्ण आर्द्रता चीन की तरफ चले जाती है और चीन में वो भारी वर्षा करे। इसके बाद में फिर छठवां जो आ जाता है वो है मानव द्वारा निर्मित कारण या कारक जो होता है भारतीय जो जलवायु को प्रभावित करने में एक जो महत्वपूर्ण कारक जो आता है वो है मानव द्वारा निर्मित।
मनुष्य के द्वारा निर्मित जो होता है, जैसे कि औद्योगिकरण, उद्योगों की स्थापना करना या जगह जगह पर उद्योग लगाना, इससे जलवायु प्रभावित होता है। नगरीकरण, बसाहट जो है, उसके कारण जलवायु प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से मानवीय जो क्रियाकलाप, औद्योगिकरण, नगरीकरण और भूमि पर परिवर्तन करना, ये सारे जो कारक है, मानवीय कारक, इसके कारण भी जलवायु प्रभावित हो जाता है। तो आज के जो चैप्टर में आपको ये महत्वपूर्ण भारत की जलवायु के बारे में आपको बताया गया। मौसम और जलवायु क्या है, उसके सूत्र क्या होते हैं और जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक है या तत्व है, इसके बारे में आपको आज बताया गया। इसी भारत की जलवायु के बारे में अगले चैप्टर, अगले पीरियड में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।